हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा ग्रुप डी की वैकेंसियों को लेके। ग्रुप डी की वैकेंसी कितनी आ सकती हैं। अभी तक अक्टूबर मंथ आधा निकल गया, अभी तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया। कब तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ सकता है, क्यों लेट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस बार ग्रुप डी के नोटिफिकेशन में ITI की अनिवार्यता रेलवे क्यों कर रहा है, और ITI की कितनी ट्रेडें हैं जिनको ऐसी कौन कौन सी ट्रेडें हैं जिनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर ITI लागू होता है। जो नॉन ITI वाले हैं, जिनके पास ITI नहीं है, उनको कितनी पोस्टें मिलेंगी, इन सब टॉपिक को लेके चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए, लाइक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूं कि ग्रुप डी की वैकेंसी लेट क्यों हो रही है, लेट होने का रीज़न क्या है। दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न है लेट होने का कि जो आपका एक पोर्टल होता है OIRMS, ये एक पोर्टल होता है दोस्तों। इससे जो जोन हैं, जो रेलवे वैकेंसी, कितनी वैकेंसी निकलेंगी, कितनी वैकेंसी खाली हैं, कब तक की वैकेंसी खाली, ये सारा डिटेल्स ये RRB या RRC को प्रोवाइड करवाता है। यानी ये पोर्टल का काम होता है कि सभी जोन्स में कितनी कितनी वैकेंसी, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी खाली हैं, इस चीज़ का डाटा प्रोवाइड करवाना। तो दोस्तों, इस बार क्या हो रहा है कि इस पोर्टल में जो OIRMS पोर्टल है, इसमें अभी तक डाटा का क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो वैकेंसी 2019 वाली वैकेंसी हैं, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है 2019 वाली जो वैकेंसी हैं, उस वैकेंसी में जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उन सभी का डाटा ऑलरेडी उसमें फीड है। मतलब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं, कुछ क्या, मैं अगर बात करूं तो 15 से 20% कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास हाई एजुकेशन है। वो लोग फाइट हो गए हैं, DB कर लिए हैं और ज्वाइनिंग भी कर लिए हैं। ज्वाइनिंग करने के बाद वो लोग क्या किए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स जॉब छोड़ के अदर जॉब में जा चुके हैं। वो लोग जॉब छोड़ दिए हैं, दूसरे जॉब में चले गए हैं, फिर भी उनका डाटा उस पोर्टल पर अभी फीड है, जिस वजह से वैकेंसियों का आकलन कर पाना, यानी पिछली वैकेंसी कितनी शेष हैं, देख रहे हैं आप लोग कितना रिप्लेसमेंट पैनल आ रहा है, फिर भी सारा डाटा क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से नोटिफिकेशन आने में देरी हो रही है। दोस्तों, मैं एक बार बता दूं, जितने भी भाई मुझे सुन रहे हैं या जहाँ तक मेरा वीडियो जा रहा है, अगर आप हाई क्वालिफ़िकेशन रखते हैं, जैसे आप BTech रखते हैं, MTech रखते हैं, MCOM या MCA BCA वगैरह रखते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ग्रुप डी की वैकेंसी मत अप्लाई किया करिए। इससे दोस्तों होता क्या है, आप लोग अप्लाई कर दिए, आप लोग अप्लाई करने के बाद आपका सेशन भी हो जाता है, आप लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं। ज्वाइन करने के 1 या 2 महीने के बाद आप जॉब छोड़ करके चले जाते हैं। उससे क्या होता है, एक वैकेंसी चली जाती है और वैकेंसी फिर 5 साल, 6 साल, 7 साल के लिए वैकेंसी वो चली जाती है। उस वैकेंसी का डाटा क्लियर होने में कम से कम 2 से 3 साल लगता है। तो जो कैंडिडेट्स इसके योग्य है, जैसे आपका छोटा भाई जो ITI करके बैठा है, जो केवल हाई स्कूल इंटर करके बैठा है, उसके लिए ये जॉब बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए उस जॉब को आप व्यर्थ मत करिए। जो जिनके पास हाई क्वालिफ़िकेशन है वो लोग ग्रुप डी का फार्म मत अप्लाई करिए। अगर अप्लाई करते भी हैं तो फिर आप जॉब करिए। आप एक पोस्ट ख़राब क्यों कर देते हैं? एक पोस्ट ख़राब करते हैं, जो आपका छोटा भाई है उसको पोस्ट नहीं मिल पाती, उसकी आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं है, उसका घर परिवार अच्छा नहीं है, उसके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो हाई एजुकेशन ले सके। वो छोटी सी एक ग्रुप डी की जॉब ले करके अपना जीवन थोड़ा अच्छा करना चाहता है, उसको भी वो पोस्ट नहीं मिल पाती है। दोस्तों, आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिए, जितने भी हाई एजुकेशन वाले कैंडिडेट्स हैं, यानी जैसे MTech BTech करके आते हैं, या जो MCOM BCOM करके लोग, बहुत सारे कैंडिडेट MCOM करके आते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट MCA करके आते हैं, ऐसे कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई मत करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, आपका कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है और आप ग्रुप डी की पोस्ट छोड़ कर चले जाते हैं तो आपकी वो पोस्ट ख़राब हो जाती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए
तो आपका भी अच्छा रहेगा, आपको भी भला होगा। आपके जो छोटे भाई हैं, जो आपसे नीचे हैं, जो आपसे मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करते हैं, जो थोड़े गरीब घर से बिलोंग करते हैं, जिनके पास उतने संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, उन लोगों को थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। दोस्तों, ये OIRMS जो पोर्टल है, इसमें यही प्रॉब्लम हो रही है इस समय, यही प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जो 2019 वाली जो वैकेंसी है दोस्तों, उसका कोई भी डाटा क्लियर नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं आपके आसपास, देखते हो। अगर मैं अपने स्टेशन की बात करूं दोस्तों, मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूं। मेरे सामने की बात है, मेरे स्टेशन पे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, या जिसे परमानेंट वेव बोलते हैं, उसमें ग्रुप डी के 64 मेंबर्स का सिलेक्शन हुआ था। शायद ये बात मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर आज थोड़ा बता दे रहा हूँ। 64 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें दोस्तों 55 नंबर बीटेक कैंडिडेट्स है। अब आप समझ सकते हैं, ट्रैक में पत्थर गिट्टी उठाने के लिए क्या बीटेक कैंडिडेट उठाएगा? क्या बीटेक कैंडिडेट वो काम कर पाएगा? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है, ट्रैक मेंटेनेंस फोर्म में आप क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं। आपको पत्थर निकालना, पत्थर तोड़ना, ट्रैक लगाना, स्लीपर निकालना, यही का सब काम तो रहता है। तो क्या बीटेक वाला कैंडिडेट वहाँ काम करेगा? दोस्तों, 64 मेंबर्स में 55 मेंबर्स बीटेक कैंडिडेट्स आया। मुश्किल से 1 महीने का टाइम भी नहीं बीता, सिर्फ और सिर्फ 9 और या 10 यानी 10 मेंबर्स लगभग शेष बचे हैं। बाकी टोटल मेंबर्स यहाँ छोड़ के उसकी पोस्ट जा चुका है। यानी ट्रैक मेंटेनेंस की पोस्ट को छोड़ करके सारे कैंडिडेट जा चुके हैं, 10 कैंडिडेट्स ओनली बचे हैं। आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना पोस्ट खाली हुआ है। जब एक डिपो या एक स्टेशन में, एक जो डिपो है इंजीनियरिंग का, वहाँ पर अगर इतने मेंबर्स खाली हो रहे हैं, तो आप सोचिए सभी RRB में, सभी जोन में कितनी पोस्टें ट्रैक मेंटेनेंस की या अदर पोस्टों की खाली हुई होंगी। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका स्टेट गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया है, वो लोग पोस्ट छोड़ दिए हैं, उनका डाटा अभी भी फीड है, जिस कारण से वैकेंसी क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रहा। इसलिए जितने भी हाई क्वालिफिकेशन वाले हैं, मैं बार बता रहा हूँ, जितने भी हाई क्वालिफिकेशन वाले हैं, जिनके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, प्लीज़ आप लोग ग्रुप डी का फार्म मत अप्लाई किया करिए, क्योंकि आपको ग्रुप डी का जॉब नहीं चाहिए। आप ग्रुप डी की जॉब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास इतना क्वालिफिकेशन है, आप लोग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किए हैं, तो आप ग्रुप डी की जॉब क्यों करेंगे? अगर करना है तो फिर आप ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करिए, अच्छे से करिए। आप उस जॉब को छोड़ के चले जाते हैं, जो नीचे आपके कैंडिडेट बैठा है उसका नुकसान हो जाता है दोस्तों। इसलिए ये जो आपका वैकेंसी अभी आनी है, या ग्रुप डी वैकेंसी आनी चाहिए, वो इसी कारण से लेट हो रही है, क्योंकि 2019 का डाटा क्लियर नहीं है। जो आगे वैकेंसी 2026 तक की लेना है, 2027 तक की लेना है, कहाँ तक की लेना है, ये सारा कन्फर्मेशन नहीं हो पा रहा है। जैसे मैं अपने डिपार्टमेंट बात करूँ, मैं इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में हूँ, यानी GS डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। उसमें दोस्तों जो हेल्पर की पोस्ट है, 17 मेंबर्स मेरे डिपो में 17 पोस्ट खाली हैं। 17 पोस्ट मेरे डिपो में खाली हैं ग्रुप डी की, पावर मेंटेनेंस की। उसमें भी दोस्तों 8 पोस्टें ऐसी हैं, या 8 पोस्ट ऐसी हैं जो यहाँ से ग्रुप डी की जॉब छोड़ के अदर पोस्टों पर, यानी किसी का स्टेशन मास्टर पे हो गया NTPC में, किसी का लेखपाल में हो गया UP में, किसी का BSF में हो गया, किसी का और कहीं हो गया। मतलब जो अलग अलग चॉइस जो लोग रखते थे, वो लोग लगभग 8 सीट वाले कैंडिडेट ऐसे हैं जो अदर पोस्ट पे जा चुके हैं। सोचिए, इतने कैंडिडेट्स खाली हैं, जो 8 कैंडिडेट्स गए हैं उनका डाटा तो ऑलरेडी उस पोर्टल पर फीड है ना। वो पोर्टल पर तभी सारी चीज़ें कन्फर्म होंगी जब वो वैकेंसी का पूरा सिस्टम कन्फर्म हो जाएगा, तभी क्लियर आएगा कि कितनी वैकेंसी खाली है। ऐसा नहीं, वैकेंसी वैसे भी बहुत सारी खाली हैं, लेकिन जो वैकेंसी वाली चल रही हैं अभी 5 साल से, वो वैकेंसी में कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग कितना रिप्लेसमेंट पैनल आ रहा है, कैंडिडेट जा ही नहीं रहे, ज्वाइन करने जा ही नहीं रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं कोई सीरियल में ज्वाइन कर लिया है, कोई किसी में ज्वाइन कर लिया, कोई किसी में ज्वाइन कर लिया है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी बात दोस्तों, रेलवे इस बार की जो वैकेंसी में ITI और नॉन ITI, यानी ITI लगाने का क्यों प्रावधान रखा है? ये प्रावधान पहले भी था, 2018-19 के पहले भी प्रावधान था ऐसा, कि ITI वाले कैंडिडेट्स ग्रुप डी में जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वहाँ के लिए एलिजिबल थे। जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट हैं, जैसे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में हो गया, वहाँ पर क्या था कि आपको केवल हाई स्कूल चलता था, या मेडिकल लाइन जो मेडिकल के पोस्टें आती थी वहाँ पर केवल हाई स्कूल चलता था। दोस्तों
इस बार रेलवे फिर से वही पुराना रूल लागू करने की सोच रही है। और अगर ये रूल लागू होता तो ये रूल अच्छा है। क्यों दोस्तों अच्छा है? क्योंकि जो ITI वाले कैंडिडेट्स हैं, जो केवल ITI करके, क्योंकि ITI जो कैंडिडेट्स है उसकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपको हाई इंटर और ग्रेजुएशन, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर होगी तो 1 या 2%, अगर मैं बहुत ज़्यादा माने तो 5% ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे, 5% से ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं होंगे जो ITI किए हैं और उनके पास हाई क्वालिफिकेशन है। 5% बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी 95% कैंडिडेट ऐसे हैं जो ITI करके इंटर और ग्रेजुएशन करके बैठे हैं। तो अगर ITI लागू होता है तो अगर वो लोग ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं तो रेलवे को सही से डाटा मिलेगा। रेलवे जो कैंडिडेट ग्रुप डी में ज्वाइन करेगा वो ग्रुप डी में ही रहेगा, उसको वो जल्दी जॉब नहीं छोड़ेगा। छोड़ेंगे तो 4% तो छोड़ते हैं, तो 4% का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसमें 20 से 25 या 30% कैंडिडेट जॉब छोड़ देंगे तो फिर सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है, यानी उसका जो चयन प्रक्रिया है वो पूरी बाधित हो जाती है। दोस्तों यही हो रहा है, इस टाइम पर यही हो रहा है, इसीलिए सारी चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं। तो अगर ITI लागू होता है तो जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो गरीब घर से बिलोंग करते हैं, जिनको एक्चुअली में जॉब की ज़रूरत है ग्रुप डी की, उन लोगों को जॉब आसानी से मिल जाएगा और उनका जीवन यापन अच्छा हो जाएगा। बाकी हाई एजुकेशन यानी प्रोफेशनल कोर्स वाले कैंडिडेट तो अपना अच्छी जॉब कहीं पर भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर मैं ITI की बात करूं कि ITI की कितनी ट्रेडों, कौन कौन सी ट्रेडों ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, तो ITI की जितनी भी 2 वर्ष की ट्रेडें हैं, यानी जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, RAC हो गया, ये कुछ ट्रेडें, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, ये कुछ ट्रेडें ऐसी हैं जिनकी पोस्टें ज़्यादा आती हैं, और पोस्टें हैं जो 1 ईयर वाली उनकी पोस्टें कम आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर डिपार्टमेंट आपके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पर ज़्यादातर यही पोस्ट कैंडिडेट लिए जाते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सबसे जो अहम है वो फिटर और वेल्डर ट्रेड, इन लोगों को चांस मिलता है। इलेक्ट्रिकल में भी चांस मिलता है और वेल्डर वो इंजीनियरिंग में भी चांस मिलता है। दोस्तों जितने भी 2 वर्ष की हैं, कुछ गिनी चुनी ट्रेडें हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि उनकी ज़्यादा पोस्टें आती हैं। अगर दोस्तों बात करें कि ITI लागू होने से बेनिफिट क्या होता है, दोस्तों ITI अगर आप ITI करके रेलवे ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो रेलवे को एक चीज़ बेनिफिट होता है, आपका प्रमोशन जल्दी हो जाता है, यानी आपको प्रमोशन जल्दी करने को चांस मिलता है, क्योंकि आप ऑलरेडी ITI करके आते हैं, आप ऑलरेडी ट्रेनिंग करके आते हैं, तो आपका प्रमोशन यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 बनाने में उसको आसानी हो जाती है। अगर आप नॉन ITI से ज्वाइन करते हैं तो आपको तो रेलवे 3 साल पहले आपको ITI कोर्स करवाती है, 3 साल के बाद आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 बनाती है। यानी जो भी आप 5 साल, 6 साल, 7 साल जो भी आप ग्रुप डी की जॉब करते हैं, उसके बाद भी 3 साल ITI कोर्स रेलवे करवाती है। 3 साल ITI कोर्स होता है, उसके बाद आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 बनाता है। उसमें रेलवे का लॉस होता है, टाइम का लॉस होता है, जो वैकेंसियों का डाटा है वो सही से मिल नहीं पाता। पहले स्टूडेंट रहेगा तो उसको जल्दी प्रमोट कर देगा और उसको जल्दी से उस वैकेंसी के बारे में डाटा मिल जाएगा। एक रीज़न ये भी हो सकता है। और दूसरा रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न वही है दोस्तों कि जिसमें हाई एजुकेशन वाले कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर ITI लागू होता है तो उसमें सिर्फ ITI वाले और जो 10th पास के लिए जो अप्लाई करेंगे उसमें कुछ ही पोस्टें रहेंगी, ज़्यादा पोस्टें नहीं, 4-5 पोस्टें आती हैं, जो जैसे पॉइंटमैन की, गेटमैन की, पोर्टर की, या जो मेडिकल अटेंडेंट होता है उसकी कुछ 4-5 पोस्टें ऐसी आती हैं जो केवल नॉन ITI के लिए रहती हैं। उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी होती नहीं है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ज़्यादातर वैकेंसी रहती हैं टेक्निकल पोस्टों पे, यानी टेक्निकल डिपार्टमेंट में। टेक्निकल डिपार्टमेंट में अगर ITI लागू होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टें भर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिल पाएगा, ये भी रीज़न हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करूं, टोटल नंबर वैकेंसी कितनी आ सकती है ग्रुप डी में, तो दोस्तों जहां तक अभी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि जो OIRMS जो आपका पोर्टल है उसके माध्यम से या कुछ कैंडिडेट्स हैं उनके माध्यम से जानकारी मिल पा रही है कि आपका नोटिफिकेशन पूरा रेडी है। नोटिफिकेशन में पहली बार आपका ITI ज़रूर लग के आएगा, जो रेलवे ने पहले बोला है सेम वही प्रक्रिया आएगी। आपको ITI वाली पोस्टें ज़्यादा देखने को मिलेगी। बाद में कुछ भी हो कि बाद में रेलवे चेंज कर दे, कुछ कर दे, लेकिन फर्स्ट जो नोटिफिकेशन आपका आएगा उसमें ITI देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी नोटिफिकेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बस वैकेंसी में जैसे डाटा आ जाता है वैसे ही आपकी वैकेंसियाँ का डाटा मिलते ही आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। और दोस्तों
आशा ये है या जानकारी ये मिल रही है कि आपकी जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर माह में देखने को मिलेगा। नवंबर माह में चांसेज हैं कि नवंबर माह में आपको ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा, और इसमें लगभग 60 से 70 हज़ार पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी, यानी 60,000 प्लस और 70,000 के आसपास पोस्टें रहने की उम्मीद है। थोड़ा 2-4 हज़ार कम ज़्यादा हो सकती हैं, पर 60-70 हज़ार पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, जितने भी ITI कैंडिडेट्स हैं, अगर ग्रुप डी में ITI लागू होता है, ITI आ रहा है, जैसा जानकारी मिल पा रही है, जैसा नोटिफिकेशन में मेंशन किया जा चुका है, तो उसमें आपका ITI लागू होना तय है। हाँ, वो बाद की बात है कि उसमें रेलवे क्या एक्शन लेती है, क्या करती है, लेकिन जो फर्स्ट नोटिफिकेशन आपका आने वाला है, जो आएगा, उसमें आपको ITI कंपलसरी रहेगा और रहना चाहिए। अगर आप हमारी बात माने तो उसमें रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों टेक्निकल पोस्ट के लिए आपको सिलेक्शन होता है। आपको ग्रुप डी भले ही है, लेकिन आपका जो डिपार्टमेंट है वो टेक्निकल है। अगर आप पहले टेक्निकल डिग्री या टेक्निकल कोर्स किए रहेंगे तो आपको प्रमोशन में आपको हेल्प मिलेगी, आपको ईजी से प्रमोशन मिल जाएगा, आप ईजी से अच्छे और बड़ी पोस्ट पे जा सकते हैं। रेलवे को भी ईजी रहेगा, रेलवे को भी पोस्ट को क्लारिफिकेशन अच्छे से रह पाएगा, और ज़्यादातर चांस होता है जो कैंडिडेट ITI करके आता है, वो कैंडिडेट, बहुत कम कैंडिडेट होता है कि वो पोस्ट अपनी छोड़ता है। हाँ, 1-2% तो हर वैकेंसी में पोस्ट छोड़ते हैं। यहाँ भी ITI वाला जो सिलेक्शन होगा तो यहाँ भी 1-2% छूटेंगे, लेकिन 1-2% छूटना कोई बड़ी बात नहीं होती है, तो हर वैकेंसी में छूटता है। लेकिन जब 25 से 30% कैंडिडेट जॉब छोड़ते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। आप देख रहे होंगे आपके आसपास बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो ग्रुप डी की जॉब ले करके महीनों महीने ट्रेनिंग करके उसके बाद पोस्ट छोड़े होंगे, रिजाइन किए होंगे, तो उस वजह से प्रॉब्लम होती है, उस चीज़ों में दिक्कत होती है। इसलिए अगर ITI लागू होता है तो ये कैंडिडेट्स के लिए भी अच्छा है, रेलवे के लिए भी अच्छा है, और इसमें अच्छे से सब कुछ अच्छा होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिपार्टमेंट में आएंगे। तो जो वैकेंसियाँ खाली हैं, जो डिपार्टमेंट खाली हैं, वहाँ पर सबको सभी डिपार्टमेंट में अच्छे खासे जो ट्रेंड हेल्पर हैं या ट्रेंड जो असिस्टेंट हैं वो मिलेंगे। इसी आशा के साथ दोस्तों इस वीडियो को विराम करते हैं। और एक बात, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो ग्रुप डी को लेकर परेशान हो रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ITI लागू होने के 95% चांस हैं। ये मान चलिए कि ITI लागू होके ही नोटिफिकेशन निकलेगा। बाद की बात है कि उसमें क्या होता है, और रेलवे को ITI लागू करके ही ग्रुप डी की पोस्ट भरना चाहिए। खासकर अगर टेक्निकल डिपार्टमेंट है तो वहाँ पर ITI कंपलसरी होना चाहिए, वही बेहतर रहता है। क्योंकि अभी 2019 वाली वैकेंसी में आप सब लोग देख रहे हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मेरे जानकारी में दोस्तों, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में जुड़े हुए दोस्त हैं, उसमें से मैं 10 कैंडिडेट को ऐसे जानता हूँ जो अभी ग्रुप डी की जॉब छोड़ चुके हैं। AC डिपार्टमेंट में गए थे, ट्रेन लाइटिंग में गए थे, TRD में गए थे। तो 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो लोग जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जा चुके हैं। तो सोचिए, वो 10 कैंडिडेट चले गए ना, वो 10 पोस्टें बेकार हो गई। उन 10 पोस्टों पे अगर कोई ITI वाला कैंडिडेट आता जिसको एक्चुअली में रियल में उस पोस्ट की ज़रूरत है, तो वो पोस्ट भरी होती, रेलवे प्रॉब्लम नहीं होती, और जो कैंडिडेट बेचारा फेल हो गया जिसको ज़रूरत है वो उसको भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर आप अच्छी पोस्ट ले सकते हैं, अगर आप में कैपेसिटी है, अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छा टेक्निकल नॉलेज आपको है, अच्छा प्रोफेशनल कोर्स किए हैं, तो आप ग्रुप डी की पोस्ट मत अप्लाई करिए। उसमें आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं है, आप और नुकसान करके जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए, मैं बता दूं दोस्तों, मेरा मकसद किसी भी कैंडिडेट्स को, चाहे वो कितना भी हाई एजुकेशन रखता हो, चाहे जितना क्वालिफिकेशन रखता हो, चाहे जितना कम रखता हो, मेरा मकसद किसी को डिमोनेटाइज करना या किसी को ऐसा बोलना नहीं है। मेरा मकसद ये है, जिसको रियल में उस चीज़ ज़रूरत है उसको वो चीज़ मिलना चाहिए। वो चीज़ मिलेगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें रहेंगी, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, या जो जिस नियोक्ता पर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे जिस डिपार्टमेंट की बात करिए। क्योंकि जो हाई एजुकेशन वाले कैंडिडेट्स हैं, जो प्रोफेशनल कोर्स किए हुए हैं, वो जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस तरीके से अपने कोर्स के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार अच्छी पोस्टों पर जा सकते हैं। उसमें कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास इतना हाई एजुकेशन है, आपने अच्छा टेक्निकल जॉब कोर्स कर रखा है, तो आपको बड़े टेक्निकल कोर्स में ही जाना चाहिए। आप ट्रैक मेंटेनर बन के आएंगे तो आप क्या करेंगे? ट्रैक मेंटेनर में मैं देखता हूँ इतना सारा कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, लेकिन सब छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है ट्रैक मेंटेनर में क्या होता है। मैं भी बताया आपको,
वहाँ पत्थर निकालना, ग्रास कट करना, स्लीपर निकालना, सब्बल चलाना, फावड़ा चलाना, एक्सेट्रा काम रहते हैं। इन कामों को कौन करेगा? जो कैंडिडेट हाई स्कूल इंटर पास होकर जो ITI पास करके आया वो मे भी शायद वो कर सकता है, क्योंकि उसको उस चीज़ की ज़रूरत है तो वो कर सकता है। इसलिए दोस्तों, चाहे जो भी पोस्ट हो, चाहे ग्रुप डी पोस्ट जो भी आती है, हाई एजुकेशन वाले कैंडिडेट्स को, जिसमें एलिजिबिलिटी है, जो योग्य कैंडिडेट्स है, उसको ये पोस्ट नहीं भरना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छी पोस्टें मिल जाती हैं, आप अच्छी पोस्ट पर चले जाते हैं, तो आप छोटी पोस्टों को ख़राब मत करिए। ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। आपके छोटे भाई का जो पोस्ट है, जो छोटे भाई के लिए है, जो किसी के भले के लिए पोस्ट हो सकती है, उसको ख़राब मत करिए, इस चीज़ को ध्यान रखिए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। किसी कैंडिडेट की कोई क्वेरी है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, किस तरह की कोई जानकारी आप चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करिए। मैं कोशिश करता रहता हूँ दोस्तों, आपको सही और अच्छी जानकारी देने की कोशिश करता रहता हूँ। जो मेरे से हो सकता है, जो जितना मुझे नॉलेज रहता है, जितना मुझे मालूम रहता है, मैं आप तक वो बातें शेयर करता रहता हूँ। और इसको देखिए, मेरे वीडियो को या मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि आपको किसी को नीचा दिखाने का या किसी को ऐसा बोलने कि आप क्यों अप्लाई करते हैं, नहीं अप्लाई करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, आप लोग अच्छे बुद्धिजीवी हैं, सब लोग जानते हैं कि ये पोस्टें आप लोगों के लिए नहीं हैं। ये पोस्टें किसके लिए हैं, उसी को जाने दीजिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आएंगी। आप मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, सब तक वीडियो पहुँचा दीजिए। जितना ज़्यादातर लोग जानकारी पहुँचाएँगे वही अच्छा रहेगा। और आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, कल से आपका टेक्नीशियन का जो फार्म है वो क्लोज़ हो जाएगा। तो आप लोग प्रिपरेशन में लग जाइए, प्रिपरेशन करते रहिए। जिनकी प्रिपरेशन हो गई है वो लोग अपनी तैयारी बूस्ट करिए और अच्छा पढ़िए। जो ITI कैंडिडेट्स हैं, मैं उनको विशेष कहता हूँ कि आप लोग अच्छा पढ़िए, क्योंकि आपके लिए टेक्नीशियन अच्छा खासा वैकेंसी ठीक-ठाक है और आपके लिए आने वाला समय भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बूस्ट करते रहिए और हम आपके साथ हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करिए, मैं जहाँ से भी जानकारी मिल पाएगी आपके हित के लिए, वो जानकारी लेकर के आपको ज़रूर बताऊँगा। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।